हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका here with you with another session of physics। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स कवर करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा रिचुअल, आज मैं आपके लिए एक नया वर्ड लेके आई हूँ। लेट मी नो कि आपको इसके वर्ड के बारे में आपने पहले कभी सुना था या नहीं सुना था। नहीं सुना होगा तो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो वर्ड है व्हाट इज बायोमिमिक्री। इसका वाई नीचे चला गया, कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। व्हाट इज बायोमिमिक्री या बायो इमिटेशन भी कहा जाता है इसे। क्या आपने सुना है इस वर्ड के बारे में? मतलब इतना तो हम इंग्लिश वर्ड से देख ही सकते हैं। इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, बायो एंड मिमिक्री दैट इज इमिटेशन या किसी की नकल उतारना, है ना। तो हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटी, कभी पॉल्यूशन को लेके, कभी कोई और नई नीड आ जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने नेचर से इंस्पिरेशन ली। ठीक है, बायोमिमिक्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज का सॉल्यूशन चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए हम इंस्पिरेशन अपने नेचर से लें जो कि नेचुरल है, बिल्कुल बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो इसे हम कहते हैं बायोमिमिक्री। ठीक है, तो नेचर के बारे में नहीं पढ़ना है, नेचर से, अबाउट नेचर हम ये करेंगे कि नेचर से सीखेंगे अब कुछ। ठीक है, तो उसे हम बायोमिमिक्री कहते हैं। तो कोई भी एक ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढे जो कि ऑप्टिमल कंडीशंस तक आप पहुंचा सको, मतलब बेस्ट टू बेस्ट लेवल तक कुछ भी ऐसा बना पाओ जो बायो यानी कि नेचर से इंस्पायर्ड हो, उसे हम कहते हैं बायोमिमिक्री। अच्छा मैम, अब ये तो मतलब ठीक है, वर्ड का मतलब समझ में आ गया। क्या ऐसा सच्ची में कुछ है कि जो बनाया गया है बायोमिमिक करके? बिल्कुल बनाया गया है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन से लेके जो कि बर्ड्स किंगफिशर होते हैं, डाइव मारते हैं और फटाफट से कैच कर लेते हैं फिश को। तो बुलेट ट्रेन का भी जो जिन्होंने दिया था, इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है उसकी, तो उसको भी अगर शेप देनी थी तो उससे भी बायो इंस्पायर्ड यानी कि उसे भी हमारी लिविंग इंस्पिरेशन से लिया गया। ठीक है, उसके अलावा आप सब देख सकते हैं स्विम सूट, वेल के ऊपर पानी नहीं ठहरता, तो हम भी कोई ऐसा स्विम सूट का मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं जिसपे ड्रॉपलेट्स जो हो वो क्या हो, जैसे ही आप निकलो तो उस पर ना ठहरे। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर जो आपने देखा होगा काफी सील्स वगैरह में, वो जो सिपियां मोतियां मिलती हैं आपको वहां नदी के किनारे, उससे ये आर्किटेक्चर का एक वो ले रखा है एग्जाम्पल, इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर। ऐसे ही प्लेन, क्योंकि बर्ड्स आसानी से उड़ सकते थे तो हमने इसकी स्ट्रीमलाइन शेप को वहां से इंस्पिरेशन लेके करा। यहाँ पे टर्बाइंस को वेल्स के जो स्केल्स हैं उससे इंस्पायर्ड करके बनाया गया। तो काफी सारी चीजें ऐसी है। लोटस, उस पे कीचड़ में रहने के बाद भी कुछ भी उस पे ठहरता नहीं है उसकी सतह पे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम भी ऐसा कुछ कर पाए। तो आजकल आप लोगों को पता है कि पेंट्स आते हैं जिसमें आप फटाफट से रब करके और कुछ भी हो तो हट जाता है। मतलब हर किसी चीज पे तो नहीं, बट हाँ कुछ चीजें जिस पे डर्ट नहीं ठहरती। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? बायो यानी कि लिविंग बीइंग से। ठीक है, इसका एक स्पेशली आईआईटी मद्रास में कोर्स भी, एक इलेक्टिव भी चुनने के लिए वो सजेशन आया था। आई होप उन्होंने अभी तक कर दिया हो 2020 में। सो that was all about biomimicry. You can study more on it if you have curious mind. If you want to study about it, you can google it out and let your knowledge get enhanced. Okay, अब आते हैं हमारे टॉपिक्स पे। टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, और इससे काफी सीरियस में क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए। तो हम ट्राई करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस भी लेके चले, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जरूर बताएं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एनर्जी ऑफ गामा रेज, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज या हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिविटी जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे जो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, या आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिसइंटीग्रेशन होता है उनका। अब इसमें अल्फा पार्टिकल भी एमिट आउट हो सकता है, बीटा पार्टिकल भी, गामा पार्टिकल भी।
तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन को जब हम स्टडी करते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी की ही यूनिट है क्यूरी। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट देखने को मिल सकती है, और भी यूनिट होती है, बैकरल, ये भी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, रदरफोर्ड, ये भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। तो क्यूरी के अलावा बैकरल, रदरफोर्ड, दीज आर सम अदर यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किस किस के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, पार्टिकल्स में मैं आपको बता देती हूँ। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई जो कि डबली चार्ज्ड है, ऐसे को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कुछ भी नहीं होते, या तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। तो ये एलिमेंट, ये आपके पास सब पार्टिकल्स निकलते हैं। गामा, गामा रेज तब निकलेंगी जब कोई एक्साइटेड स्टेट से ऐसी स्टेट में आ जाए जो कि अनएक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें सिर्फ गामा फोटोन निकल जाता है, जिससे वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो हम गामा रे या फोटोन कह सकते हैं कि उसमें एमिट आउट होता है, या गामा रेज एमिट होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गामा रेज आर, चलिए इसी पे क्वेश्चन आ गया। हमने अभी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था, 3 तरीके से रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है जिससे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है न्यूक्लियस को, जो कि स्टेबल ना हो। कैसे कैसे, एमिट करके ऐसे ऐसे अल्फा और बीटा और गामा, अकॉर्डिंगली जो भी आपका एलिमेंट है वो कैसे स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है उस टाइम वैसे। ठीक है, गामा रेस, इनमें से कौन सी चीज सही है गामा रेस के बारे में? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हीलियम न्यूक्लियस है गामा रेस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, सिंगल आयनाइज्ड गैस एटम है? क्या है इनमें से गामा रेस? तो हमने एक चैप्टर जब हम ऑप्टिक्स कर रहे थे तो एक ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा था। आपने अगर नहीं वीडियो पहले से स्टार्टिंग से देखी तो आप सीडीएस की वीडियो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड है, आप देख सकते हैं। ईएम स्पेक्ट्रम में हमने सारी की सारी वेव्स देखी थी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। क्या क्या होती हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, गामा रेज, ये सारा ईएम स्पेक्ट्रम में आता है। तो ऑब्वियसली गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आप ऐसे भी कह सकते हो जब अनएक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में कोई एलिमेंट या न्यूक्लियाई आती है तो वो गामा फोटोन्स जो होते हैं वो रिलीज करती है। तो गामा रेज बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो आंसर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए एक आपकी न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को हमने 2 टाइप से हार्नेस करना सीखा है। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन तो उस लेवल पे नहीं, बट न्यूक्लियर फिजन पक्का कर रखा है हमने, उसको हार्नेस करना सीख लिया है और इससे मिलने वाली एनर्जी को यूजेस में लाना भी सीख लिया। अब कुछ यूजेस ऐसे हैं जो बेनिफिशियल हैं, कुछ यूजेस ऐसे हैं जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट अगैन वॉर वगैरह होता है तो हमें वो चीज़ें भी लोगों को करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती है वो जाने लड़ाई करने वाले, पर फिर भी देखो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से या न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करने के लिए 2 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, अमाउंट की है, स्ट्रेंथ की है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस उसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को मैं तोड़ दूं तो कितनी सारी एनर्जी मिल सकती है ना हमें। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप में हम देख सकते हैं जो रिलीज होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब टूटना। तो आप देख सकते हो कि कोई एक हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम टाइप की छोटी 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, और इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, क्यों होता है फिजन की जरूरत क्या पड़ी है? इसका एक ना ग्राफ होता है, अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और उसके मास का, तो ऐसे करके ना एक ग्राफ होता है।
तो जो यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई भी हो और जो हाइड्रोजन टाइप की लाइट न्यूक्लियाई भी हो, ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये वाले आयरन टाइप के मटेरियल। तो ये भी इधर जाने की कोशिश करता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, ये ऊपर की तरफ जाने को यानी कि फ्यूज करने की सोचते हैं ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। तो ये सब क्राइटेरिया उनका स्टेबिलिटी ढूंढने का है। जैसे करते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते थे इसको इससे रिएक्ट करना है, क्यों कि उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। ऐसे ही हमारे भी एलिमेंट जो हैं वो कुछ अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये रिएक्शंस पॉसिबल होती है नेचर में। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन यानी कि कभी हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रही हो और बहुत सारी एनर्जी लेके आ रही हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई इनका एडिशन हो जाए, स्मॉलर न्यूक्लियाई, और एक बड़ी न्यूक्लियाई बन जाए, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, और बन जाए हीलियम। बिल्कुल ये रिएक्शन आपने थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी। सन पे जो रिएक्शन होती है, यानी कि सन की जो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, वो कौन सी प्रोसेस की वजह से है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो ये अनदर रिएक्शन है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बात ये आती है कि सन पे एनर्जी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है ना, तो हमें भी वैसे टाइप की एनर्जी का कुछ सोचना चाहिए कि इतनी सारी एनर्जी हमें एक टाइम पे मिल जाए। बट द थिंग इज, इस फ्यूजन के लिए कई थाउजेंड्स केल्विन का हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसको ऑब्टेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, तो ये फिजिबल रिएक्शन नहीं होती। रही बात न्यूक्लियर फिजन की, तो इसमें हम न्यूट्रॉन, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा देते हैं एक हैवी न्यूक्लियस से, तो वो टूट जाती है छोटी न्यूक्लियाई में। ठीक है, एनर्जी क्यों निकलती है, मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है मैम, मास डिफेक्ट का मतलब होता है कि छोटी सी बात लेते हैं, एक 2 kg शुगर ली हमने कहीं ऐसे मार्केट में जाके प्रोविजन स्टोर से, और एक ने 1 kg ली, तो हल्का सा मास 2 kg वाले में जो एक साथ है वो कम होगा एज कंपेयर टू जो अलग अलग मास है। तो अब ये जो मेरी बड़ी वाली न्यूक्लियाई छोटी छोटी न्यूक्लियाई में टूटी, तो थोड़ा सा मास डिफरेंस की वजह से वो डेल्टा एम जो होता है, अगर वो सी से सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये आइंस्टीन ने बताया था हमें, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दोनों का मास एनर्जी इक्विवेलेंस एक कर दिया था उसने। ठीक है, तो ये मास इफेक्ट की वजह से इतनी एनर्जी निकलती है। अगेन आपको अगर टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, आप अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो दो प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होने के बाद बनती है, फिजन में टूटती है बड़ी न्यूक्लियाई से। फ्यूजन, फ्यूज होना, प्लस यानी कि ऐड होना, और उसके बाद एक बड़ी न्यूक्लियाई बन जाना, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ये कहाँ पे होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जो कहते हैं ना यूरेनियम हमने लिया, वो इंपोर्ट करवाया, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। बट आपने तो एटम बॉम्ब में क्या करना है, डिस्ट्रक्शन करना है ना, डिस्ट्रक्शन के लिए बना होगा ये, तो कंट्रोल्ड तो होगी नहीं, है फिजन ही पर कंट्रोल्ड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन कहाँ कहाँ होती है, सन, हाइड्रोजन बॉम्ब, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा फिजन और फ्यूजन का। न्यूक्लियर फोर्सेस आर, जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रख रही हैं, ऐसी फोर्सेस का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन आता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नीदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, अट्रैक्टिव ओनली, रिपल्सिव ओनली। तो देखो, जब तक आप न्यूक्लियस की रेंज के अंदर रहो, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी, तब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, या प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबकी फोर्सेस सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। क्योंकि आपको भी पता है इनका नेचर कैसा होता है, स्ट्रेंथ कैसी होती है, सबसे ज्यादा। कैसे पता है, क्योंकि आपने मेरी पुराने वाली वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो पता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सबकी फोर्सेस सेम होती हैं एज लॉन्ग एज दे आर इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस। पर जैसे ही वो न्यूक्लियस के साइज से सेपरेट कर दूं, मैं उसे दूर दूर कर दूं 10⁻⁻15 से बड़ा साइज ले लूं, तब क्या होगा? तब कहेगा भाई प्रोटॉन और प्रोटॉन में लड़ाई हो जाएगी, कहेंगे बस अब हो गया, रीजन में हम बाहर निकला है, अब हम क्या करेंगे? अपना नेचर शो करेंगे, वी विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो अंदर तक तो अट्रैक्टिव रहेंगी, उनको बाउंड रहना पड़ेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, पर अगर सेपरेशन बढ़ गई दोनों के अंदर तो वो रिपल्सिव नेचर भी आ सकता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो करेक्ट आंसर वुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज नोन एज, कौन सी स्टेट्स पढ़ी आपने? आपने पढ़ी है सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर और कौन सी स्टेट होती है? तो अभी तक जिनको ऑफिशियली हम लेके चलते हैं, एग्जाम्स में भी पूछी गई है डिफेंस के, वो है 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ नंबर इज, बता सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन्स, गैस, वेपर या प्लाज्मा? गैस तो पहले ही आ चुकी है, वेपर भी गैस का ही फॉर्म होता है, बचा कौन? इलेक्ट्रॉन्स और प्लाज्मा। इलेक्ट्रॉन्स को तो अभी तक हमने स्टेट बोला नहीं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर एंड विच वन इज द फिफ्थ स्टेट? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट है। तो 3 स्टेट आपको पता है, दिस इज द फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, आप एक गैस लो, गैस के अंदर से करंट पास कर दो, तो जो आयनाइज्ड गैस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, ये लाइट एमिट करती है। आगे फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, पूरा भी लिख देते हैं, ये भी पूछा गया है पास्ट ईयर में आपके सीडीएस के एग्जाम में, तो आपको पता होने चाहिए। ये है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए नेक्स्ट, बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन, colored x-ray of the stomach, patients are given suitable salt of barium because अगर एक्सरे कराने जाते हैं स्टमक का, so they are provided with certain salts, किसका? बेरियम का। नहीं पता तो अब पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों देते हैं ये आपने रीजन फाइंड आउट करना है। पहला रीजन, बेरियम salts are white in color and this helps stomach to appear clearly. Is it correct? और सेकेंड, barium is a good absorber of X-rays and helps stomach to appear clearly. Barium salts are easily available, तो इसलिए यूज कर लेते होंगे भाई। Barium allows X-rays to pass through the stomach. क्या बेरियम ही ऐसे सॉल्ट्स है कि वो अगर लगाएंगे आप स्टमक पे तभी वो एक्सरेज पास होंगी? तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन से वाला ऑप्शन बेटर होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से? अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आप बेरियम सॉल्ट्स इसलिए यूज करते हो क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इसकी वजह से स्टमक जो होता है वो क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर जनरल सराउंडिंग, और हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? क्या क्या दे रखा है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये हेडिंग्स है, हम इसे पहले पढ़ते हैं और फिर अपनी हेडिंग, पहले एक काम करते हैं, अपनी हेडिंग्स बताते हैं ताकि आपको पता हो कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, फिर हम करेक्ट बता देंगे। आइसोटॉप्स, इसमें आप लोग ध्यान रखोगे, आइसोटॉप्स का मतलब टॉप डिफरेंट। अब ये टॉप डिफरेंट मतलब कुछ नहीं है, ऐसा देखो, ये मेरा एलिमेंट है X, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है? मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते मैम? होते हैं तब तक जब तक एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, तो बेटर वे में हम यही रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बाहर निकलते रहते हैं, हम उसे स्ट्रिप आउट कर सकते हैं। और ए क्या होता है? मास नंबर। मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का मास किससे मिलके बनता है? 2 बंदों से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मास नंबर। अब आइसोटॉप्स में टॉप डिफरेंट यानी कि ए डिफरेंट, जेड सेम रहेगा, और जब तक जेड सेम रहेगा, जैसे रोल नंबर सेम रहे तो बच्चा सेम रहता है, वैसे ही तब तक हमारा एलिमेंट क्या रहेगा आइसोटॉप्स में? सेम। तो एक आपने हाइड्रोजन के फेमस आइसोटॉप्स पढ़े होंगे,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्या क्या होता है? 1 1 1 हाइड्रोजन है भाई, उसका एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज कर देंगे। चेंज होता है मास नंबर 1 2 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन तो बेचारा है ही नहीं, 0। फिर ये 2, फिर 3। तो कौन डिफरेंट हुआ? टॉप्स डिफरेंट। टॉप डिफरेंट का मतलब कौन डिफरेंट हुआ? मास नंबर या एटॉमिक मास, ये डिफरेंट हुआ। और कौन डिफरेंट हो सकता है? और आप ये भी कह सकते हो क्योंकि इस पे साइन नहीं है तो प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, तो बचा क्या? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। तो आप इसमें ये भी कह सकते थे कि एटॉमिक नंबर सेम और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, प्रोटॉन्स भी सेम। व्हाट इज बीइंग डिफरेंट? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। अगला करते हैं, आइसोटोप्स तो हो गया। नेक्स्ट आइसोबार्स। बार्स में बार्स डिफरेंट। अब बार डिफरेंट होंगे, जैसे ही Z अलग होगा वैसे ही मेरा एलिमेंट चेंज। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? मान लो K पोटेशियम और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका 20, बट मास नंबर सेम। आइसोबार्स में कौन डिफरेंट होता है? बार्स, दैट इज एटॉमिक नंबर्स। ये हो गया। अब आएगा लास्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में कौन सेम रहता है? आइसोटोन्स में सेम रहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, बाकी जो मर्जी हो हमें क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे इसमें? सेम। तो ये हो गया हमारे 3 चीजें कंफर्म कि आइसोटोन्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। अब हम करते हैं मैच। आइसोटोप्स, एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, भाई सही बोल रहे हैं तो ये करेक्ट है। आइसोबार्स, एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये तो ठीक है, पर ये किसने कहा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ये नहीं कंफर्म, ये गलत है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स, एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, तो ये भी क्या हुआ? गलत। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओहो, नेक्स्ट भी आ गया। अब ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको इसके बारे में ना पता हो। अगला है विद रिगार्ड टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या आइसोटोप्स का सेम मास नंबर होता है? फिर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मास नंबर ऊपर आता है? ऊपर आता है। तो आइसोटोप्स में तो टॉप डिफरेंट थे, तो ये तो गलत बोल रहा है। आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बार यानी नीचे आता है, नीचे आता है तो आइसोबार्स में तो वो अलग होने चाहिए, फिर से गलत बोल रहा है। तो नीदर 1 नॉर 2, कुछ भी सही नहीं बोल रहा है, सभी गलत बोल रहा है। चलो नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज और आर यूज्ड टू कुक फूड? अगर ये हमने पहले, आई डोंट नो कि क्लास में शायद हमने EM स्पेक्ट्रम तो डिस्कस करा है, बट नहीं तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन से कुक हो सकता है फूड, सिर्फ माइक्रोवेव से हो सकता है, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव से हो सकता है, या सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हो सकता है। तो देखिए, खाना पकाना है, खाना पकाने में अब इतना तो पता होगा, मैम हमें भी पता है माइक्रोवेव तो घर में माइक्रोवेव ओनली है ना, कुछ ये बोलेंगे, पर मैं आपको बता दूं इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उसे हीट रेडिएशन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है हीट रेडिएशन। तो कोई भी अगर हॉट बॉडी हो, उसकी रेडिएशंस निकल रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, अब आपको तो पता है हर ऑब्जेक्ट हॉट हीट तो करना पड़ता है। माइक्रोवेव में अलग सिस्टम है, माइक्रोवेव में हम उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराते हैं और इस वजह से जिस भी खाने में पानी होगा वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअल में जो हीटिंग रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, तो आंसर, करेक्ट आंसर इज दिस, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशंस। अंडरस्टूड? ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, एक्स-रेज वर डिस्कवर्ड बाय, कौन से ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक्स-रेज, एक्स नाम दे दिया जैसे हम दे देते हैं वेरिएबल को, और वो एक्स-रेज ही चलती जा रही है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक्स-रेज किसने डिस्कवर करा और इसकी वेवलेंथ की क्या रेंज होती है। वेवलेंथ मैं बता देती हूँ, 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम,
मतलब इतनी ज्यादा रेंज, ज्यादातर वो एंगस्ट्रॉम में पूछ लेते हैं। अच्छा एंगस्ट्रॉम तो बता दो मैम, एंगस्ट्रॉम बता देते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन आए तो वो एक्स रेज की वेवलेंथ होगी। ठीक है, अभी बताते हैं कि किस महान इंसान ने इन चारों में से एक्स रेज की खोज यानी डिस्कवरी करी थी। पहला विल्हेम के रोएंटगन, के किसिंगर, सर सीवी रमन, मेघनाथ साहा। तो इनके करेक्ट डिस्कवरर जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, वो है विल्हेम के रोएंटगन। ओके, रोएंटगन से नाम याद रखना। डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्टिकल यानी लाइट को, लाइट रेडिएशंस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए आपको पता हो तो एलईडी, क्या वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? लाइट तो मैम उसमें से आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो देनी पड़ती है। एलईडी का बल्ब होगा, जलाओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम दोगे और वो लाइट देगी। ये कह रहे हैं ऑप्टिकल एनर्जी तो हम देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो देगी, तो ये तो गलत हुआ है ना। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर का मतलब होता है कि लाइट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस। ठीक है, तो लाइट को डिटेक्ट करेगी तब उसे फोटो डिटेक्टर कहते हैं। पर ये तो डिटेक्ट ही कर पा रही है ना, लाइट आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, ये काम तो नहीं कर रही। सोलर सेल, सोलर सेल का मतलब आपको पता है, सारी जगह लगे होते हैं रूफ पे। क्या काम होता है इनका? सन की लाइट को लेना है ना, इस पे पड़ती है और क्या बना देना? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? सोलर सेल। तो एब्सोल्युटली आंसर इज सोलर सेल। नेक्स्ट चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज। चलो सेमीकंडक्टर तो कब तो समझ आता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं बताती हूँ क्या होता है। हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये बीच वाले डिवाइस, मतलब करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंडक्टर कहता है नहीं मैं तो सीधा फ्लो करूंगा, इंसुलेटर कहता है मैं तो बिल्कुल फ्लो नहीं होने दूंगा, सेमीकंडक्टर कहता है मेरे को जितना कहोगे ना मैं उतना फ्लो करके दूंगा, बस तुम्हारी डोपिंग और मेरा करंट फ्लो, कंडक्टिविटी। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज ऐड कर देना। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं विदाउट एन इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंसिक होते हैं विद इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी? देखो सेमीकंडक्टर बनते हैं टेट्रावेलेंट से, जर्मेनियम या सिलिकॉन से। अगर आपने इसमें ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी जो पेंटावेलेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली, बिस्मथ फॉस्फोरस टाइप की, तो ये बन जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इसमें आपने कर दी ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड जो कि ट्राइवेलेंट है, तो वो बन जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एनीवे, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो जब भी जिस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़े, उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और जिस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाए, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होना। सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है? सेमीकंडक्टर के साथ ये होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसके पास 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट हुए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हो सकता है वो जंप करके कहीं और चले जाएं, उधर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे। और अगर टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस का क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे डिवाइस है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हुआ? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अब मुझे बताना कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। कुछ हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे, बाकी के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे आपके पास। हम एक बार सारे टॉपिक्स करने के बाद एक पूरी फुल रिवीजन भी करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लीडिंग, कीप लर्निंग।